हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपन लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ मोशन। तो आज नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ मोशन। और पूरा बोले तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि लॉज ऑफ मोशंस जो प्रोवाइड किए थे वो किसने किए थे? न्यूटन। दैट्स व्हाई इन लॉज को अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली एज यू नो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कितने होते हैं? तीन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और जब अपन इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे, तीनों लॉज को जब अपन स्टडी करेंगे तो तीनों लॉज अपन को क्या देंगे? किसके बारे में नॉलेज देंगे? अबाउट फोर्स। अबाउट फोर्स। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉज फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ चीज बोलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या देगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्या देगा? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स देगा कि फोर्स क्या चीज होती है, फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, वो कौन से लॉ से आता है? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से आता है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या देने वाला है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैग्नीट्यूड एंड क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन आपको क्या देने वाला है? अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स, की फोर्स का नेचर क्या होगा, फोर्स किस तरह से प्रोड्यूस होगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो आपको किसके बारे में नॉलेज देंगे? फोर्स के बारे में नॉलेज देंगे कि फोर्स क्या बला है, क्या चीज है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फोर्स का नेचर क्या होगा, फोर्स का नेचर क्या होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर अपन फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फोर्सेस, इज ऑल अबाउट द फोर्सेस। तो आपको फिजिक्स में कुछ आए नहीं है, एटलीस्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको अच्छे से आने चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताऊं गजब की क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर अपन इन तीनों लॉज के स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो हाफ पेज भी नहीं भरता। ये वाला लो 2 लाइन का, ये 1 लाइन का, ये 2 लाइन का है, तो मुश्किल से 5 लाइन के अंदर लॉस खत्म हो जाते हैं। लेकिन स्टेटमेंट याद करना अलग बात है और उन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना अलग बात है। क्योंकि अगर अपन को ये स्टेटमेंट अंडरस्टैंड हो गए तो फोर्स के बारे में पता लग जाएगा, और फोर्स के बारे में पता लग जाएगा तो फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फोर्सेस। तो कहने को तो 5 लाइन की तीन मिला के 3 स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन इन 3 लॉज को समझना ही बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो समझ में आ गए, याद होने और समझने में एक बहुत पतला सा डिफरेंस होता है, एक बहुत पतली रेखा का लाइन का डिफरेंस होता है। 99.99% बच्चे याद होने को समझना मानते हैं, लेकिन समझ में तब आए जब आप पर उस पर बेस्ट एप्लीकेशंस, क्या क्वेश्चन सोल्व कर पाए, उस पर बेस्ट जो एप्लीकेशन है उनको आप अंडरस्टैंड कर पाए, उनके क्वेश्चन सोल्व कर पाए, न्यूमेरिकल सोल्व कर पाए, तब जाके आप समझो कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आए। ये नहीं, किसी भी चीज का स्टेटमेंट, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी लॉ आपको तभी समझ में आएगा जब उस पर बेस्ट, उस लॉ या उस डेफिनेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। तो मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा व्हाट इज फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या चीज होता है। हालांकि वो डेफिनेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आया था, लेकिन मैं उसको बाद में टीच करूंगा। पहले मैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स आपको प्रोवाइड कर देता हूं। हालांकि मैं जैसा बोल रहा हूं कि वो जो डेफिनेशन में फोर्स का बोलने जा रहा हूं वो आया कहां से था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आया था। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम मेनली किसको डिस्कस करने वाले हैं? फोर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स का डेफिनेशन क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा,
फोर्स किस तरह से प्रोड्यूस होगा, उसका क्या नेचर है। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या चीज है इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज ये एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है और इस फ्लोर पे ये कोई वुडन पीस है, एक ब्लॉक है, ये रेस्ट पर रुका हुआ है। अब आप चाहते हैं कि यार ये चलने लग जाए, तो ये रुकी हुई चीज जो अभी रेस्ट पर है, ये आप चाहते हैं कि ये चलने लग जाए। तो ये कब चलेगा, जब आप इसको पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, बोले तो आप क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। जैसे आप फोर्स अप्लाई करने करेंगे ये चलने लग जाएगा, बोले तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, बोले तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इस फोर्स ने क्या करा, रेस्ट बॉडी को जो बॉडी रेस्ट पे थी उसको किस में लेकर आ गए, मोशन में लेकर आ गए। या यूं बोलो इसने इसकी वेलोसिटी क्या कर दी, चेंज कर दी। जीरो वेलोसिटी थी लेकिन फोर्स लगाते थोड़ी बहुत वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी चेंज कर दी, बोले तो क्या प्रोड्यूस कर दिया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया। बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब लेट अस सपोज अगर बॉडी मूव कर रही है, ये ब्लॉक है, ये पहले से मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकंड। आप चाहते हैं कि यार ये तेज और दौड़े, बहुत और तेज चले, तो अपने आप तेज दौड़ने लग जाएगा, स्पीड वेलोसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी क्या, नहीं, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये अभी बॉडी मोशन में, लेकिन आप चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाते ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, बोले तो वेलोसिटी चेंज होगी, बोले तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अगेन ये बॉडी है, ये मूव कर रही है विद 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर बॉडी रेस्ट स्टेट में थी, यहां पर बॉडी मोशन के स्टेट में, यहां पर भी बॉडी मोशन के स्टेट में। लेकिन जैसे आपने फोर्स लगाया उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो गई, 5 से इंक्रीज हो गई 7 मीटर पर सेकंड हो गया, तो स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो गया, क्योंकि यहां इसके मोशन में इसकी वेलोसिटी 5 थी, अब कितनी हो गई, 7 हो गई। लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, आप चाहते हैं मोशन, ये मूव कर रही है, आप चाहते हैं कि ये रेस्ट पर आ जाए, तो आप चाहेंगे कि रेस्ट पर आ जाए। रेस्ट पर आने का मतलब वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होने लग जाए, तो आप क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, बिना फोर्स लगाए अपने आप तो रुकने से नहीं, आप इस पर फोर्स लगाएंगे किधर, इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, और थोड़ी देर बाद जाके ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो स्टेट ऑफ मोशन से किस में आ गया, स्टेट ऑफ रेस्ट पर आ गया। ठीक है कि नहीं बात, कुल मिलाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, बोले तो क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से इस फ्लोर पे मूव कर रही थी, आपने कहा कि यार ये सीधा सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा घूम जाए, तो आप फिर क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा जाने की बजाय इसको घुमाना चाहते हैं, तो आप फिर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करते ही ये बॉडी घूम जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, एटलीस्ट डायरेक्शन तो चेंज हो गया, बोले तो वेलोसिटी चेंज हो गया, बोले तो स्टेट ऑफ मोशन, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन। तो कुल मिलाकर कहने की बात है, अगर बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाना चाहते हैं, या स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना चाहते हैं, या ये बोलो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स इज अ कॉज, फोर्स एक कारण है, फोर्स एक कॉज है, which change or tries to change state of rest and state of motion। तो फोर्स एक कॉज है जो क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है, रुकी हुई बॉडी को चलाने की कोशिश करता है, चल रही बॉडी को रोकने की कोशिश करता है। और जब भी फोर्स लगेगा, रुकी हुई बॉडी चलने लग गई या चल रही हुई बॉडी तेज दौड़ने लग गई या रुक गई या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, कुल मिलाकर उसके अंदर क्या उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अपन एक और डेफिनेशन
बोल सकते हैं कि फोर्स इज द कॉज विच चेंज और ट्राइज टू चेंज द वेलोसिटी। फोर्स एक कॉज है जो वेलोसिटी चेंज करता है या वेलोसिटी चेंज करने की कोशिश करता है, और जैसे वेलोसिटी चेंज होगी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अपन एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, फोर्स इज द कॉज which produce or tries to produce an acceleration in the body। तो फोर्स एक कॉज है जो क्या करता है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। तो फोर्स को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक कॉज है, फोर्स एक कारण है जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट पर है तो मोशन में आ जाती है, मोशन में तो रेस्ट पर आ जाती है। बोले तो फोर्स इज अ कॉज व्हिच चेंज और ट्राइज टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स इज अ कॉज व्हिच चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस द वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो अपन बोल सकते हैं फोर्स इज अ कॉज व्हिच प्रोड्यूस और ट्राइज टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। शॉर्टकट बात ये कि फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा भैया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब बेसिकली फोर्स को अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करें तो अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फोर्स को डिवाइड करूंगा। तो डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज के अकॉर्डिंग फोर्स दो टाइप के होंगे। एक तो होगा डिस्टेंट फोर्स जिसको अपन फील्ड फोर्स भी बोल सकते हैं, और एक होगा कांटेक्ट फोर्स, एक होगा कांटेक्ट फोर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज के बिहाफ पर फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बोला फील्ड फोर्स और एक को बोला कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स क्या होंगे, जब दो बॉडी एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से डिस्टेंस पर है बोले तो दोनों दूर दूर है, फिजिकली एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो ये दो बॉडी एक दूसरे से दूर दूर है, और दूर दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे पर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो बॉडी डिस्टेंस पर है, और डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी ये बॉडीज एक दूसरे पर म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स, म्यूचुअल बोले तो ये इस पर फोर्स लगा रही है, ये इस पर फोर्स लगा रही है, तो इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स। बेसिकली ये बॉडी दूर दूर होने के बावजूद, डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी एक दूसरे पर क्यों फोर्स लगा रही है, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ, इस बॉडी ने अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है। ये फील्ड कौन सा होगा डिपेंड करेगा कि ये बॉडी कौन सी है, ठीक है कि नहीं बात। तो इस बॉडी ने अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस किया जो कि इनविजिबल है, आंखों से नहीं दिखता है। इस बॉडी के फील्ड के अंदर ये दूसरी बॉडी प्लेस कर दी, तो इस बॉडी के फील्ड के अंदर जैसे आप कोई अनदर बॉडी प्लेस करेंगे तो इस बॉडी पर, इस बॉडी के इस फील्ड की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सिमिलरली ये बॉडी भी अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रही है, फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो इस बॉडी के फील्ड के अंदर आप अनदर बॉडी रख देंगे, क्योंकि अब की बार ये फील्ड इस बॉडी का है, तो ये एक तरह से सोर्स बॉडी हो गया। तो इस बॉडी ने अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस किया है, और इसके फील्ड के अंदर ये कोई दूसरी बॉडी रख दी, तो ये बॉडी या ये बोलो इस बॉडी का ये फील्ड इस अनदर बॉडी पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये फोर्स बेसिकली किसकी वजह से लगा, ड्यू टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय बॉडी। इस बॉडी ने अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस किया, तो इसके फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगा। इस बॉडी ने भी अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस किया, तो ये बॉडी इसके फील्ड के अंदर प्लेस है, तो इस बॉडी पर इसके फील्ड की वजह से क्या लगा, फोर्स लगा। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के फील्ड के अंदर प्रेजेंट होगी, तो वो बॉडी, ये वाली बॉडी या जिसके फील्ड के अंदर वह प्रेजेंट है, तो वह बॉडी उस अनदर बॉडी पर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी।
ठीक है, यूं समझेगा, देखना ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। अर्थ अपने चारों तरफ क्या करती है, इनविजिबल फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जैसे कोई आप अनदर बॉडी रखते हैं, ये सोर्स बॉडी हो गया, क्योंकि इसने अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस किया है, तो ये इसको सोर्स बोल देंगे। तो अर्थ आपका सोर्स बॉडी हो गया, और सोर्स बॉडी के फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप अनदर बॉडी रख देंगे, तो अर्थ के इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इस बॉडी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, या यूं बोलूं अर्थ की वजह से इस बॉडी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, तो इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। सिमिलरली मैं आपको एक और बात बताऊं, केवल ये आपकी अर्थ ही अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस नहीं करिए, यह बॉडी भी अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करिए। और जब मैं इस बॉडी के फील्ड को देखता हूं, यह बॉडी भी अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करिए। तो जब मैं इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड को देखूंगा, तो ये सोर्स बॉडी हो गई, और पता लगा इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अर्थ रखा हुआ है, तो यह बॉडी इस अर्थ पर क्या करेगी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। तो जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के फील्ड के अंदर प्लेस होंगे, तो दोनों बॉडी डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से फील्ड फोर्स है, बॉडी बोले तो जब बॉडी डिस्टेंस पर है तब भी एक दूसरे पर ये फोर्स लगाएंगे। सिमिलरली बचपन में अपन ने पढ़ा था, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को पास में लाते हैं, रिपेल करता है। गौर फरमाइएगा, दोनों एक दूसरे से टच नहीं करे, दूर दूर है। अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं होगी, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टच नहीं है, दूर है, कांटेक्ट नहीं है ना, दूर दूर है, फिर भी ये न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस बोले तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इनविजिबल फील्ड प्रोड्यूस करता है। फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड को अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। तो पता लगता है कि यह इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। तो इस फोर्स को अपन डिस्टेंस फोर्स या फील्ड फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, और इस इलेक्ट्रॉन पर किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, इस न्यूक्लियस इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। तो इस वाले फील्ड फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है, फील्ड फोर्स है। क्योंकि वहां पर अपन देखेंगे कि हर बॉडी अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और उस फील्ड के अंदर, उस स्पेस के अंदर जहां जहां तक उसने अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, उस फील्ड के अंदर कोई अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर बॉडी आ गया, तो यह बॉडी उस अनदर बॉडी पर फोर्स लगाएगा, चाहे एक दूसरे से वो दूर हो। तो इस टाइप के फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, फील्ड फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है, फील्ड फोर्स है। और दूसरा जो फोर्स है वो अपन बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स। नाम से पता लग रहा है कांटेक्ट फोर्स, बोले तो ये फोर्स तब पिक्चर में आएंगे जब दो बॉडी एक दूसरे को क्या करेगी, टच करेगी, एक दूसरे को कांटेक्ट करेगी। फिजिकली बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, एक दूसरे के टच में होंगे। यहां तो आप देखते हो कि ये पेन अर्थ के सरफेस को टच करा है क्या, नहीं करा ना, फिर भी मैं छोड़ता हूं, क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो अर्थ, ये पेन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है, इस वजह से ये पेन अर्थ से दूर होने के बावजूद भी
अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, फील करता है। तो ये जो फोर्स होंगे ये क्या होंगे, जब एक बॉडी अपने चारों तरफ कोई फील्ड प्रोड्यूस कर देगी और उस फील्ड के अंदर आप अनदर बॉडी रख देंगे, तो दोनों बॉडी के बीच में चाहे डिस्टेंस हो, दोनों बॉडीज एक दूसरे को टच नहीं कर रही हो, फिर भी वे दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। लेकिन ये कांटेक्ट फोर्स तभी पिक्चर में आएगा जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करेगी, टच करेगी। तो क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को टच करती है तो इस वाली बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है इस वाली के बॉडी के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आते हैं, और जब दो बॉडीज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास में आ जाते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगता है। आप यूं समझिएगा, आप यूं समझिए ये बॉडी, ठीक है, हर बॉडी किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है ना, एटम से। तो इसी तरह से ये वाली जो सरफेस है ये भी एटम से मिलकर बना है। तो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इस एटम के अंदर भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो सरफेस है जिस पर ये बॉडी ने प्लेस की ये भी एटम से मिलकर बना है। तो इसके एटम में भी ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस एटम का न्यूक्लियस इस सरफेस के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली इस सरफेस का जो न्यूक्लियस है वो इस बॉडी के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर जब दोनों सरफेस, दोनों बॉडीज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों के एटम के न्यूक्लियस रिपेल करेंगे। दोनों बॉडीज के एटम्स के न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके एटम्स के बीच में क्या लगेगा, इंटर एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, जो कि कौन से नेचर का होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होगा। वंस अपॉन ए टाइम जब हमने फिजिक्स स्टार्ट की थी तो हमने बोला था फंडामेंटल फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर। तो हमने शायद 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स बोले थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स आएंगे ये भी कौन से नेचर के होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होंगे। लेकिन ये तब पिक्चर में आएंगे जब ये दोनों के बॉडी के मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे के क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे। अब ये जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं इनको भी अलग अलग टाइप में बोला गया। एक को बोला गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होंगे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी करूंगा तो आप बेहोश हो जाएंगे, समझ कुछ भी नहीं आएगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जैसा आप फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जानते होंगे कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे स्लाइड करती है तो दूसरी बॉडी क्या करती है, पहले वाली बॉडी को स्लाइड करने से रोकती है। तो फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा, जब दोनों सरफेस एक दूसरे को कांटेक्ट में होगी और एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड कर रही होगी। इसी तरह से एक और फोर्स आता है टेंशन फोर्स, ठीक है। इनको बाद में डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि ये अभी अपन समझने में बैठ जाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा समझने की कोशिश करने की बजाय बस थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, बाद में अपन वापस इनको सबको पढ़ने वाले हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज के बिहाफ पर फोर्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक तो फील्ड फोर्स और एक कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स जिसको मैं डिस्टेंट फोर्स भी बोल सकता हूं, इसको मैं डिस्टेंट फोर्स भी बोल सकता हूं। बोले तो यह फोर्स तब लगेगा जब दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर हो। तो जब बॉडी दूर होते हुए भी एक दूसरे पर फोर्स लगाती है तो उसको डिस्टेंट फोर्स या फील्ड फोर्स बोल देते हैं। और जब बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद ही फोर्स लगता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोल देते हैं। अब अपन बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्या देगा? यूज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और फोर्स का डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या करता है? बॉडीज की वेलोसिटी चेंज करने की कोशिश करता है। या बॉडी की वेलोसिटी चेंज करता है बोले तो क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन। बोले तो फोर्स नहीं हो, फोर्स नहीं लगे तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली वो जो डेफिनेशन थी वो आई कहां से थी? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब अपन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बोल दें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है। ये बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है, बेचारी चलना नहीं चाहती, रुकी रहना चाहती है। और अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रही है तो कंटिन्यूअस उसी वेलोसिटी से चलते रहना चाहती है। इसका मतलब बॉडी अगर रुकी है तो रुकी रहना चाहती है और चल रही है तो वो उसी वेलोसिटी से चलती रहना चाहती है। इसका मतलब बॉडी चाहती है कि उसकी वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। बॉडी नहीं चाहती कि मैं रुकी हूं तो अपने आप ही चलने लग जाऊं। बॉडी अपने आप चलने नहीं लगेगी और अगर चल रही है तो इसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। ये अपने आप तेज दौड़ने या धीरे दौड़ने नहीं लगेगी, या अपने आप नहीं मुड़ेगी। अगर आपको इसको चलाना है, इसको तेज दौड़ाना है, इसको रोकना है, इसको मोड़ना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉडी तो नहीं चाहती कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो। तो अगर आपको वेलोसिटी चेंज करनी है, वेलोसिटी तीन तरह से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग ओनली मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग ओनली डायरेक्शन एंड बोथ। तो अगर आपको वेलोसिटी चेंज करनी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है या डायरेक्शन बदलनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं स्टेटमेंट प्रॉपर वे में बोल दूं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट टू रिमेन एट रेस्ट एंड इफ बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इट वांट टू कंटिन्यू in motion with that velocity until or unless some external force is applied on that body। तो इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है और अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रही है तो उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू चलते रहना चाहती है जब तक कि इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो अगर आप बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब फोर्स क्या वाला है? फोर्स यह वाला है कि जो वेलोसिटी क्या करता है? चेंज करता है। वेलोसिटी क्या करता है? चेंज करता है। वेलोसिटी चेंज करने का मतलब क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली फोर्स का डेफिनेशन कहां से आया था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है और अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलते रहना चाहती है। तो वेलोसिटी क्या रखना चाहती है? बॉडी कांस्टेंट रखना चाहती है until or unless some external force is applied on the body। इसका मतलब जब तक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलती रहना चाहती है। तो जब तक बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगा बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसका मतलब बॉडी पर अगर फोर्स लग गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। कांस्टेंट नहीं रहेगी बोले तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? Acceleration। The force is a cause which changes the velocity or produce acceleration। तो यहां से फोर्स का एक्चुअल डेफिनेशन आया था। तो मैं वापस एक चीज रिपीट करना चाहूंगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है, चल रही है तो चलती रहना चाहती है उसी वेलोसिटी से जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। इसका मतलब बॉडी अपनी वेलोसिटी क्या रखना चाहती है? कांस्टेंट रखना चाहती है। इसका मतलब बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करना चाहती। इसका मतलब बॉडी अपनी वेलोसिटी में चेंज का क्या करती है? अपोज करती है। भाई ये रखना चाहती है, इसका मतलब चेंज नहीं करना चाहती। बोले तो चेंज नहीं करना चाहती मतलब उसके चेंज का क्या करती है? अपोज करती है। तो हर बॉडी अपनी वेलोसिटी में चेंज का क्या करती है? अपोज करती है। ये बॉडी के अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी है।
तो बॉडी के अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बॉडी अपनी वेलोसिटी में चेंज का अपोज करती है, चेंज का अपोज करने का मतलब वेलोसिटी क्या रखना चाहती है, कांस्टेंट रखना चाहती है। अब अगर आप उसकी वेलोसिटी चेंज करना चाहते हो, बॉडी तो नहीं चाहती कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो, लेकिन अगर आप उसकी वेलोसिटी चेंज करना चाहते हो तो आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो मम्मी क्या करती है, पापा से कहकर क्या करती है, फोर्स दिलाती है, भैया देखो मोबाइल ही दिलाएंगे, तेरे से मोबाइल ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे। तो आप पर आपकी इच्छा के अगेंस्ट आप पर वर्क कराना है तो आपको बाहर से प्रेशर फोर्स लगाने पड़ते हैं। तो इसी तरह से बॉडी रेस्ट पर बॉडी चाहती है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो अगर आपको बॉडी की वेलोसिटी चेंज करनी है तो बॉडी पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन ने यही चीज बोली कि फोर्स वो कॉज है, फोर्स वो रीजन है जो क्या करता है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज करता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन मैं बॉडी के अंदर जाना चाह रहा हूं, तो बॉडी के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, नेचर ने अपने आप उसको ये प्रॉपर्टी दी है जिसकी वजह से अपनी वो वेलोसिटी क्या रखना चाहती है, कांस्टेंट रखना चाहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट रखने का मतलब वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करना चाहती, वेलोसिटी चेंज नहीं करने का मतलब वो वेलोसिटी में चेंज का क्या करना चाहती है, अपोज करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो। तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी opposes the change in velocity is called inertia। तो ये बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है, हर बॉडी के अंदर मिलेगी। तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी opposes the change in motion, change in velocity is called inertia। तो बॉडी के अंदर जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी वेलोसिटी में चेंज का अपोज करती है, बोले तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखना चाहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अब इनर्शिया को किससे मेजर करेंगे, किस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, किस बॉडी का इनर्शिया कम है। इनर्शिया क्या है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन मोशन, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। एंड द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजर्स द इनर्शिया इज कॉल्ड मास, इज कॉल्ड मास। तो इनर्शिया को किससे मेजर करेंगे, मास से मेजर करेंगे। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब वह वाली बॉडी मोशन में चेंज का, वेलोसिटी में चेंज का अपोज भी ज्यादा करेगी। जिस बॉडी का मास कम, इनर्शिया कम, वेलोसिटी में चेंज का अपोज भी कम। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, वेलोसिटी में चेंज का अपोज भी ज्यादा। वेलोसिटी में चेंज का अपोज ज्यादा का मतलब ज्यादा मास वाली बॉडी की वेलोसिटी आपको इंक्रीज करनी है चाहे डिक्रीज करनी है, वो उस पर ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा होगा तो वो अपोजिशन भी क्या करेगी, ज्यादा करेगी। तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बच्चे को तो कहते हैं कि भैया मोबाइल ले लेंगे, पढ़ना शुरू कर दे, तो एक तो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक ढीठ टाइप का बच्चा होता है, बोले तो वो नहीं पढ़ना चाहता, वो उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो सोना चाहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे बोलना पड़ेगा भैया तेरा मोबाइल भी दे दे, तेरी गाड़ी भी ले ले, आज शाम का खाना भी नहीं मिलेगा, तब जाके वो पढ़ने बैठेगा। तो जिसका इनर्शिया ज्यादा है उस पर आपको फोर्सेस भी ज्यादा लगाने पड़ेंगी उसकी इच्छा के अगेंस्ट काम कराने के लिए। तो बॉडी की इच्छा तो क्या है, बॉडी की इच्छा है वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहती है। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज करनी है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, बोले तो वो वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी ज्यादा करेगा। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए, वेलोसिटी चेंज करने के लिए बोल रहा हूं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी हो, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मास कम, इनर्शिया कम, तो वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी कम, बोले तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है चाहे डिक्रीज करनी है, कम फोर्स लगाकर ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब मतलब समझेगा क्या कहना चाह रहे हैं अपन। तो पहली बात, जो फोर्स का डेफिनेशन आया था वो कहां से आया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आया था। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है,
अब एक चीज देखिएगा, ये दो बॉडीज है, एक का मास 1 kg है, एक का मास 100 kg है। मैंने इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन। किस बॉडी की वेलोसिटी रैपिडली इंक्रीज होगी? किस बॉडी की वेलोसिटी रैपिडली इंक्रीज होगी? किसकी होगी? इसकी। क्यों? इसका मास कम, इसका मास कम, इनर्शिया कम, इनर्शिया कम तो वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी कम। तो अगर आप फोर्स लगाकर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसकी वेलोसिटी रैपिडली फटाफट तेज दौड़ने लग जाएगा। ये इसका मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा का मतलब वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी ज्यादा, तो ये वेलोसिटी में चेंज का फोर्स ज्यादा करेगा, बोले तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो इस हल्की बॉडी पर जैसे फोर्स लगाएंगे ये तेज दौड़ना शुरू करेगी, और इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे टपर टपर करके इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी तरह से ये 1 kg वाली बॉडी है, इस मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। ये 100 किलोग्राम वाली बॉडी है, दिस इज आल्सो मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों चल रही है, दोनों की वेलोसिटी चेंज करना चाहता हूं और दोनों को रोकना चाहता हूं। इस पर लगाया 10 न्यूटन फोर्स, इस पर भी लगाया 10 न्यूटन फोर्स। ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात है कि नहीं? तो जब मैंने दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया तो रेस्ट पर जल्दी कौन आ जाएगा? कौन जल्दी रुक जाएगा? ये जल्दी रुक जाएगा। क्यों? मास कम, इनर्शिया कम, वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी कम, तो ये फटाफट थोड़ी सी देर में रुक जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा बोले तो वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी ज्यादा करेगा, वेलोसिटी में चेंज का फोर्स ज्यादा करेगा। तो ये बोलेगा कि आप फोर्स तो लगा रहे हो और मेरी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, लेकिन मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, तो मैं वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी ज्यादा करूंगा, तो मेरी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होगी, और इसकी वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में बहुत देर बाद जाके क्या होगी? जीरो होगी, बहुत देर बाद जाके जीरो होगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये कंचे हैं, देखिए ना कांच की गोलियां, या छोटा सा स्टोन ले लीजिए, ये मूव कर रहा है, आप इसको रोकना चाहते हैं, आप उंगली रख दीजिए, ये रुक जाएगा। लेकिन एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते आ रहा है, आपको लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है बड़ा सारा पत्थर, अब आप इसको रोकना चाहें, रखो उंगली, क्या होगा? आपके ऊपर से निकल जाएगा वो। क्यों निकल जाएगा? मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी ज्यादा करेंगे, तो आप अपनी ताकत में लगाएंगे ना तो भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा करना आसान काम नहीं है, तो वो आपके ऊपर से होकर निकल जाएगा और आप कहां पर पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे। तो भैया लोगों, हर बॉडी के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है? अपनी वेलोसिटी में चेंज का अपोज करता है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच body opposes the change in velocity is known as inertia, and the physical quantity which measures the inertia is called mass. ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया बोले तो ज्यादा वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी ज्यादा, लेसर मास कम इनर्शिया बोले तो वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी कम। मींस ज्यादा मास वाली बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और हल्की बॉडी कम मास वाली बॉडी को आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, चलाना है, रुकी हुई है चलाना है, या चल रही है रोकना है, कम फोर्स लगाकर ही आप उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। अब एक और बात मैं वापस रिपीट कर दूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहता है, और अगर किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलते रहना चाहता है until or unless some external force is applied on that body। तो अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है, किसी वेलोसिटी से चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहना चाहती है, जब तक कि बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं हो। तो इसका मतलब जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसका मतलब फोर्स अप्लाई करने पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो फोर्स इज द कॉज व्हिच चेंजेस द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फोर्स इज द कॉज व्हिच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी।
तो फोर्स का डेफिनेशन जो मैंने पहले पढ़ा दिया था वो एक्चुअल में आया कहां से था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डेफिनेशन फर्स्ट लॉ से आया, ठीक है कि नहीं बात। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जनरली जब भी हम मोशन की बात करते हैं, जब भी हम जनरली मोशन की बात करते हैं, अपने दिमाग में क्या आती है, वेलोसिटी। बोले तो मोशन आते हैं, दिमाग में आता है वेलोसिटी। लेकिन एक बात देखिएगा, एक बात देखिएगा, इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम थी, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड थी। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तो अगर मोशन केवल वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता तो ये बॉडी साथ रुकनी चाहिए थी, एक साथ रुकनी चाहिए थी। लेकिन पता लगा, अपने अभी भी पढ़ा है कि इसका मास कम, इनर्शिया कम, वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी कम, तो इसका मोशन तो जल्दी डाई आउट हो जाएगा, थोड़ी सी देर में खत्म, थोड़ी सी देर में रुक जाएगी। इसका मास ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी ज्यादा, तो इसको रुकने में टाइम ज्यादा लगेगा। बोले तो इसका मोशन देर तक कंटिन्यू रहेगा और इसका मोशन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी बॉडी का मोशन केवल वेलोसिटी पे ही डिपेंड नहीं करता, मास पर भी डिपेंड करता है। जनरली जैसे मोशन के बारे में आती है, अपन गोल सोचते हैं तेज दौड़ रही है, धीरे दौड़ रही है, लेकिन आज के बाद तेज दौड़ रही है, धीरे दौड़ रही है, तो देखो ही सही, मास भी देखो कि हल्के की बारी है, हल्के के बारी है। क्योंकि एक चीज और देखो, एक और चीज देख लो, ये बॉडी है 1 किलोग्राम की, ये भी है 1 किलोग्राम की, ये मूव करिए 10 मीटर पर सेकंड, ये मूव करिए विद 100 मीटर पर सेकंड, तो फोर्स लगा है 10 न्यूटन का, फोर्स लगा है 10 न्यूटन का। तो यहां तो हर कोई बोल देगा अरे ये तेज दौड़ रही है तो देर तक चलेगी, ये धीरे दौड़ रही है तो फटाफट रुक जाएगी। लेकिन यहां दोनों का मास क्या है, सेम है, यहां दोनों का मास क्या है, सेम है, ठीक है कि नहीं बात क्लियर। तो जनरली अपन को तो मोशन से मतलब तेज दौड़ने और धीरे दौड़ने से पता लगता है कि तेज दौड़ रही है कि धीरे दौड़ रही है, लेकिन यहाँ तो जब दोनों सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से दौड़ रही है, फिर भी इसका मोशन तो जल्दी खत्म हो गया और इसका मोशन देर तक चलता रहा। तो इसका मतलब मोशन केवल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मोशन मास पर भी डिपेंड करता है। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन total quantity of motion, the physical quantity which contain total quantity of motion is known as momentum, is known as momentum, and momentum is equal to the product of mass and velocity। तो मैंने बोला कि मोशन केवल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, मोशन मास पर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन आ गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन आने का मतलब जिसके अंदर मास का इफेक्ट भी आ जाए और वेलोसिटी का भी इफेक्ट आ जाए, क्योंकि मोशन केवल मास पर डिपेंड नहीं करा, मोशन केवल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करा, मोशन केवल मास पर डिपेंड नहीं करा, मोशन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहां दोनों का मास से वेलोसिटी अलग अलग, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो कम वेलोसिटी वाली बॉडी जल्दी रुक जाएगी और जो तेज चल रही है तो वो लेट से रुकेगी। या दोनों की वेलोसिटी सेम, मास अलग अलग, तो जिसका मास कम है उसका मोशन जल्दी डाई आउट हो जाएगा और जिसका मास ज्यादा है वो देर तक चलता रहेगा। तो इसका मतलब मोशन केवल न तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, न ही मास पर डिपेंड करता है, वो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन आ जाएगा उसको अपन मोमेंटम बोलेंगे, और टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन किस पे आएगा, मास पर भी आएगा और वेलोसिटी पे भी आएगा। दैट्स व्हाई मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब क्या है, जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो बॉडी देर तक चलती रहेगी। बाउंसर चला गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, यहां तो क्या था, मास सेम था, वेलोसिटी अलग अलग थी। इस वजह से अपन ने बोला कि जो धीरे चल रहा है, जिसकी वेलोसिटी कम है वो जल्दी रुक जाएगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो देर तक चलता रहेगा। यहाँ वेलोसिटी सेम थी, मास अलग अलग था, तो मास अलग अलग होने से अपन ने बोल दिया जिसका इनर्शिया कम वो वेलोसिटी में चेंज का फोर्स भी कम करेगा, वो जल्दी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट होगा,
ये बॉडी है 10 kg की मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड, ये बॉडी है 12 kg की मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या करा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, कौन से डायरेक्शन में भैया, अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ठीक है कि नहीं बात। अब आपसे बोला जाए बताओ कौन जल्दी रुकेगा, कौन देर से रुकेगा, तो यहाँ तो मास भी अलग अलग, वेलोसिटी भी अलग अलग। कैसे बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, जिसके अंदर टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 60, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितना हुआ 48। तो जिसके अंदर टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके अंदर मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है। तो जब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये देर तक चलता रहेगा और इसका मोशन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन आएगा उसको मोमेंटम बोलेंगे। और मोशन केवल मास पर डिपेंड नहीं करता, मोशन केवल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो दोनों पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेट अस सपोज अ बॉडी ऑफ मास m moving with velocity v, then its momentum is generally represented by p। तो इसका मोमेंटम क्या होगा भैया, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मोमेंटम की होगी। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t minus 1, it is a vector quantity and its direction is in the direction of velocity। तो if a particle is moving along a curved path, तो किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को देगा। इसका मतलब एक तरह से वो किसके डायरेक्शन को देगा, मोमेंटम की डायरेक्शन को देगा। अगर आप मोमेंटम का केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे तो m मल्टीप्लाई बाय v। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। तो इसको अपन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं या स्पीड भी बोल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही बहुत है, फिर कल नेक्स्ट क्लास आगे स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।